नागपुर गांव में राजा राम सिंह का राज्य था। राजा राम सिंह पुरखों से नागों की पूजा करते आ रहे थे। राम सिंह के देहांत के बाद उनके दो बेटे राजमणि और शिरोमणि पर राज्य का सारा भार आ गया था। राजमणि सीधा साधा और सुलझा हुआ इंसान था और समाज के हित के लिए काम करता था, लेकिन शिरोमणि अपने घमंड से हमेशा चूर रहता था। इस वजह से हमेशा उन दोनों में आपसी बहस हो जाया करती थी। इस बार राज्य में सही बारिश नहीं होने के कारण अच्छी फसल नहीं हुई है। हमें राज्य के लोगों की मदद करनी चाहिए। सही बारिश नहीं हुई है, इसमें हम क्या करें? ऊपर वाला भी नहीं चाहता इस राज्य के लोगों की तरक्की हो। राजा होने के नाते हमें इनकी मदद करनी ही चाहिए। ऐसे ही धन लुटाते रहोगे, एक दिन हम लोग खुद सड़क पर आ जाएंगे। राजमणि शिरोमणि की बातों को अनदेखा करते हुए राज्य में लोगों को मुफ्त अनाज बांटने की घोषणा कर देता है। ये बात शिरोमणि को बहुत खटकती है। देखा, आपके भाई ने आपकी एक भी नहीं सुनी। ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन वो राजमणि इस राज्य का राजा बन जाएगा और आप उसकी गुलामी करते रहिएगा। मैं ऐसा कभी नहीं होने दे सकता। मुझे कुछ भी करके राजमणि और उसकी पत्नी लाजवंती को इस गांव से निकालना ही पड़ेगा। कुछ दिनों बाद शिरोमणि धोखे से सारा राजपाट अपने नाम करवा लेता है और राजमणि और उसकी पत्नी लाजवंती को गांव से बाहर कर देता है। देखा, आपके भाई ने आपको कितना बड़ा धोखा दिया है। तुम चिंता मत करो, शिरोमणि को अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। वो अभी अपने घमंड में चूर है। जब उसका घमंड टूटेगा तो उसे समझ में आएगा। लेकिन हमारे पास रहने के लिए भी जगह नहीं है। हम पुरखों के नाग मंदिर में जाकर रह सकते हैं। राजमणि और लाजवंती पुरखों के नाग मंदिर में जाकर रहने लगते हैं। राजमणि मजदूरी करने लगता है। उससे जो भी पैसा मिलता उससे दोनों अपना पेट पालते हैं। एक दिन लाजवंती मंदिर के आसपास की सफाई कर रही थी, तभी उसे एक सुनहरा अंडा मिलता है। ये सुनहरा अंडा किसका हो सकता है? देखने में बड़ा ही विचित्र है। तभी एक खूबसूरत लड़की वहाँ आती है। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? ये सुनहरा अंडा तुम्हारा है क्या? मैं इच्छाधारी नागिन हूँ और हाँ, ये सुनहरा अंडा मेरा ही है। मैंने देखा कैसे तुम्हारे भाई शिरोमणि ने तुम दोनों को महल से बेदखल कर दिया, लेकिन पुरखों से तुम लोग हमारी पूजा करते आ रहे हो, इसीलिए मैं ये सुनहरा अंडा तुम्हें देती हूँ। लेकिन मैं इस अंडे का क्या करूँगी? ये नागिन का जादुई सुनहरा अंडा है। इससे तुम जो भी चीज मांगो ये वो पूरी करता है। लेकिन हमें इस अंडे की जरूरत नहीं। हम यहाँ पर अपनी छोटी सी दुनिया में खुश हैं। मैं तुम्हारी ईमानदारी देखकर बहुत प्रसन्न हुई, लेकिन तुम्हें ये अंडा उस घमंडी शिरोमणि से लड़ने में मदद करेगा। इतना बोलकर वो लड़की नागिन में बदलकर चली जाती है। लाजवंती ये देखकर हैरान हो जाती है और वो अंडे को अपने साथ रख लेती है। एक दिन लाजवंती देखती है कि शिरोमणि कुछ गरीब किसानों पर अत्याचार कर रहा है, तो उसे जादुई अंडे की याद आती है। जादुई अंडे, अपना करिश्मा दिखाओ और इस घमंडी शिरोमणि को सबक सिखाओ। इतना बोलते ही शिरोमणि फिसलकर गोबर में गिर जाता है और उसके सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं। अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं भैंस के गोबर में कैसे गिर गया? तभी पास में खड़ी भैंस उसके ऊपर गोबर कर देती है। सभी शिरोमणि को देखकर हंसने लगते हैं। शिरोमणि गुस्से से वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही एक दिन राजमणि और लाजवंती कहीं जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें शिरोमणि मिलता है। तुम लोग अभी तक इस गांव में हो? मुझे लगा ये गांव छोड़कर कहीं दूर चले गए होगे। इतना घमंड भी अच्छा नहीं है। मुझे कौन रोकेगा? मैं यहाँ का राजा हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये बात सुनकर लाजवंती को गुस्सा आ जाता है और वो जादुई अंडे से कहती है, जादुई अंडे, अपना करिश्मा दिखाओ और इस घमंडी राजा का घमंड चूर चूर कर दो। अंडा घूमने लगता है और तभी अचानक शिरोमणि भी तेजी से घूमने लगता है और वहीं पर गिर जाता है। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं अचानक कैसे घूमने लगा? शिरोमणि वहाँ से चला जाता है। राजमणि को समझ में नहीं आता कि अचानक कैसे हुआ। लाजवंती इच्छाधारी नागिन और उसके जादुई अंडे के बारे में राजमणि को बताती है। इच्छाधारी नागिन ने मुझे ये अंडा दिया है, इसकी मदद से मैं शिरोमणि का घमंड चूर चूर कर दूंगी। वाह, ये सुंदर अंडा तो वाकई जादुई है। एक दिन शिरोमणि अपनी पत्नी सुनैना के साथ नगर भ्रमण कर रहा था। मुझे ये पुराना मंदिर बिल्कुल पसंद नहीं है। इसे तोड़कर यहाँ पर हम अपने लिए बगीचा बनवाएंगे। जैसी तुम्हारी मर्जी मेरी प्रियतमा। तुम चाहो तो मैं इस पूरे गांव को तुम्हारे चरणों में लाकर रख दूं। ये बात लाजवंती और राजमणि सुन रहे थे। लाजवंती अपना जादुई सुनहरा अंडा निकालती है और कहती है, शिरोमणि और सुनैना को इस मंदिर को तोड़ने से रोको। तभी वो सुनहरा जादुई अंडा जोरों से हिलने लगता है और जहाँ सुनैना और शिरोमणि खड़े होते हैं वहाँ की जमीन भी हिलने लगती है। भागो यहाँ से, लगता है यहाँ भूकंप आया है। अरे मेरे लिए तो रुको। शिरोमणि और सुनैना वहाँ से भाग जाते हैं। ये देखकर राजमणि और लाजवंती हंसने लगते हैं।
हमें शिरोमणि का घमंड तोड़ना ही होगा और उसे सबक सिखाना होगा। तभी वो दूसरों का दुख और दर्द समझ पाएगा और राज्य के कल्याण के लिए काम करेगा। हाँ, ठीक कहा आपने। अगले दिन शिरोमणि जब अपने महल में आराम कर रहा होता है, तभी सुनैना वहाँ आ जाती है। मैंने सुना है आपके राजमणि के पास कोई जादुई अंडा है जिसकी मदद से वो गांव वाले लोगों की मदद कर रहा है। अगर ऐसा है तो मैं उस जादुई अंडे को चुरा लूंगा और राजमणि और उसकी पत्नी लाजवंती को इस राज्य से बाहर कर दूंगा। अगले दिन जब लाजवंती और राजमणि मंदिर में नहीं होते तो शिरोमणि जादुई अंडा चोरी करने मंदिर में चला जाता है। पर तभी वहाँ इच्छाधारी नागिन आ जाती है। तुम अपने लालच की वजह से यहाँ तक आ ही गए। कल मैंने ही सुनैना का रूप लेकर तुम्हारे पास जादुई अंडे का जिक्र किया था। मुझे पता था तुम अपने लालच के कारण यहाँ जरूर आओगे। मुझे रोकने वाली तुम कौन होती हो? नागिन शिरोमणि के महल को गायब कर देती है। अब उसके पास कोई धन नहीं होता, कोई सेना नहीं होती। वो सड़क पर आ चुका होता है। अब तुम एक राजा नहीं बल्कि मामूली इंसान हो। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। क्योंकि तुम्हें धन का घमंड था। तुम्हारे पास कोई भी गुण नहीं है। जीवन का असली धन ज्ञान है। इसीलिए तुम्हें अपने ज्ञान से दूसरों की मदद करनी चाहिए। मैं समझ गया। अब से मेरे पास जो भी है उससे दूसरों की मदद करूंगा और मेहनत करके ईमानदारी का जीवन व्यतीत करूंगा। नागिन राजमणि और शिरोमणि को बराबर धन देती है और दोनों राजा कल्याणकारी काम करने लगते हैं। साक्षी एक बिन माँ की बच्ची थी जिसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। साक्षी को पढ़ने का बहुत शौक था। वो स्कूल जाया करती थी और लगन से पढ़ाई करती थी। पर उसकी माँ सुषमा को ये सब पसंद नहीं था। वो ना ही साक्षी की पढ़ाई को पसंद करती थी और ना ही साक्षी को। साक्षी, जाओ बाजार से 5 किलो चीनी ले आओ। घर में चीनी खत्म हो गई है। माँ, कल मेरा पेपर है। मैं ये पढ़ाई पूरी करके ले आऊंगी। तू और तेरी पढ़ाई हमेशा पूरे दिन पढ़ती रहती है। घर का काम कहो तो जैसे तुझे सांप सूंघ जाता है। अरे क्या करेगी इतना पढ़ के? करना तो घर का चूल्हा चौका ही है ना। ठीक है, मैं ले आऊंगी। आप गुस्सा मत करो। साक्षी बाजार से चीनी लेने चली जाती है। रास्ते में तेज बारिश हो जाती है और चीनी भीग जाती है। ले आई चीनी? हाँ माँ। ये चीनी लेकर आई है या पानी? सारी की सारी भीग गई है। माँ, बहुत तेज बारिश थी और मेरे पास छाता भी नहीं था। तो क्या तू भीगती कम से कम 5 किलो चीनी तो बचा लेती। कितना नुकसान कर दिया। तेरे पापा कमाते तो कुछ है नहीं और तू बर्बाद करती रहती है। तुझे तो बस पढ़ाई की लगी हुई है ना, इसीलिए तुझे वहाँ रुकना भी नहीं था। कहीं एक जगह रुक जाती तो चीनी तो बच जाती। और सुषमा साक्षी के एक जोरदार थप्पड़ मारती है। तभी उसके पिता अशोक वहाँ आ जाते हैं। क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही हो? हाँ, आ गए ना अपनी बेटी की हिमायत करने वाले। अब तो तुम्हारी बेटी मेरी भर भर के शिकायत करेगी। इसी की पढ़ाई के चक्कर में मेरी 5 किलो चीनी बर्बाद हो गई। तो क्या हुआ? इस 5 किलो चीनी के लिए तुम उसकी जान लोगी क्या? मैं कुछ नहीं जानती। आज से ये स्कूल नहीं जाएगी। माँ, मेरा पेपर है, मुझे पढ़ने दो। मैं आपके घर का सारा काम करूंगी, पर मेरी पढ़ाई मत रोको। हाँ सुषमा, उसको पढ़ने दो। उसका पढ़ने में बहुत मन लगता है। देखना, एक दिन ये हमारा नाम रोशन करेगी। मैं कुछ नहीं जानती। आज से इसकी पढ़ाई बंद और इसको घर के कामों में मेरी मदद करनी होगी। नहीं, उसकी पढ़ाई बंद नहीं होगी। माँ, मैं पढ़ाई के साथ साथ आपके घर के कामों में मदद भी करूंगी। आपसे वादा करती हूँ। चल बेटा, मैं तुझे स्कूल छोड़ देता हूँ। सुषमा मन मसोस के रह जाती है और अशोक साक्षी को लेकर स्कूल चला जाता है। अचानक से अशोक के ऑफिस से फोन आता है और उसे शहर के बाहर किसी काम से जाना होता है। वो साक्षी को स्कूल से लेकर नहीं आ पाता और ना ही उसकी बीवी सुषमा उसको लेने जाती है। अच्छा है, स्कूल में ही पड़ी रहेगी। यहाँ तो उससे काम कुछ होता नहीं है। उसको देख देख कर मुझे गुस्सा और आता है। मैं तो उसे लेने भी नहीं जाऊंगी। उधर साक्षी को अशोक या सुषमा लेने नहीं आते हैं। वो परेशान हो जाती है और उनका इंतजार देखते देखते स्कूल से घर की ओर अकेले ही निकल पड़ती है। वो हमेशा अपने माता पिता के साथ आती थी, इसी वजह से घर का रास्ता भूल जाती है। वो सोचती है कि उसकी माँ उसकी पढ़ाई छुड़वा देगी और यही सोचती हुई जंगल की ओर निकल पड़ती है। अगर मेरी माँ ने मेरी पढ़ाई छुड़वा दी तो मेरा क्या होगा? मुझे वही घर के काम करने पड़ेंगे। पर मुझे तो बड़े होकर देश के लिए कुछ करना है। मुझे डॉक्टर बनना है जिससे मैं समाज की सेवा कर सकूं। पर माँ मुझे पढ़ने ही नहीं देना चाहती। वो रोने लग जाती है
रोते रोते आगे बढ़ती है तो उसे किसी के कराहने की आवाज आती है। वो इधर उधर देखती है पर उसे कोई नजर नहीं आता। तभी उसकी नजर एक पत्थर पर पड़ती है जिसके नीचे एक सांप दबा हुआ कढ़ा रहा होता है। वो उसके पास जाती है और उस पत्थर को हटा देती है। सांप रेंगता हुआ उसके सामने खड़ा हो जाता है और वो पीछे की तरफ बढ़ जाती है। मैं नागिन हूँ, तुमने मेरी जान बचाई है साक्षी। तुम बहुत ही नेक लड़की हो, तुम हमेशा दूसरों की मदद करने वाली हो। मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ये तो मेरा फर्ज था, लेकिन तुम रो क्यों रही हो और इतना परेशान क्यों लग रही हो? साक्षी अपनी सारी कहानी नागिन को बता देती है। तुम चिंता मत करो, तुमने मेरी मदद की है तो मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगी। एक काम करो, पास में ही एक नारियल का खोल पड़ा हुआ है, उसको लेकर जाओ। साक्षी नारियल का खोल लेकर आती है और उसमें नागिन जहर उगल देती है। ये आप क्या कर रही हैं? साक्षी, ये मेरा जादुई जहर है। इसका फायदा ये है कि ये किसी भी रोग को खत्म कर सकता है। एक बार इस जहर का लेप उस रोग या रोगी पर लगा दिया जाए तो वो तुरंत ठीक हो जाता है। ये क्या कह रही हैं आप? हाँ साक्षी, मैं चाहती हूँ कि इस जादुई जहर का उपयोग तुम समाज की सेवा के लिए करो। अरे, तुम्हें तो पत्थर के नीचे दबने के कारण चोट लग गई है। हाँ, मुझे चोट लगी है। अगर तुम्हें इस जादुई जहर पर विश्वास नहीं है तो ये जादुई जहर मेरे जख्म पर लगा दो और फिर जादू देखो। साक्षी जादुई जहर को नागिन के लगा देती है। उसके तुरंत बाद ही नागिन का जख्म ठीक हो जाता है। साक्षी जादुई जहर को लेकर चल देती है और घर जाकर वो जादुई जहर की सहायता से सबकी मदद करती है। ये बात जब सुषमा को पता चलती है तो वो कुछ सपेरों को पैसे देकर उस नागिन को लाने के लिए भेजती है। आज वो नागिन मेरे पास आ गई तो मैं उससे सारा जहर निकलवा लूंगी और उसे अपना एक दवाइयों का व्यापार करूंगी, जिससे मुझे बहुत मुनाफा होगा और मुझे इस साक्षी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। सपेरे उस नागिन को ढूंढते हुए जंगल में पहुंच जाते हैं और नागिन को पकड़ लेते हैं। इत्तेफाक से साक्षी भी उसी जंगल से गुजर रही होती है। जब वो नागिन को मुसीबत में फंसे हुए देखती है तो कहती है, अरे, ये तो वही नागिन है जिसने मुझे जादुई जहर दिया था। पर ये क्या, सपेरे तो उसे पकड़ कर ले जा रहे हैं। शायद इस नागिन को मेरी जरूरत है। और वो अपने पास रखे जादुई जहर को कहती है, जादुई जहर, तुमने सबकी मदद की है, अब तुम्हारी मालकिन का जीवन खतरे में है। मैं चाहती हूँ कि तुम इन सारे सपेरों की याददाश्त भुला दो। ये कहकर साक्षी जैसे ही उन सपेरों पर जादुई जहर की छींटे मारती है तो सारे सपेरे अपनी याददाश्त भूल जाते हैं और नागिन को छोड़कर चले जाते हैं। साक्षी नागिन के पास जाती है। साक्षी, आज एक बार फिर तुमने मेरी जान की रक्षा की है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। और ये कहकर नागिन चली जाती है। साक्षी इसी तरह सबकी जादुई जहर से मदद करती रहती है।